साठोत्तरी पीढ़ी के रचनाकारों में डॉक्टर सूर्यबाला एक प्रमुख नाम है। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पीले फूलों वाली फ्रॉक। प्रस्तुत कर रही हूँ कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दरवाज़ा मैंने ही खोला था और तुम मेरे एकदम सामने खड़े थे। तुम यानी कि आज के आगंतुक ही तो। आगंतुक की ही तरह तुमने हिचकते से कहा था, आई एम कौशल वर्मा। मैं भी ठीक तुम्हारी तरह ही जवाब दे पाई थी, जी हाँ, अंदर आइए ना। तुम अंदर आ गए थे। फिर एक अदद अंदर अंदर धड़कती सी चुप्पी, असमंजस की स्थिति, और उसके बाद तुम फिर हिचक हिचक कर पूछ रहे थे, आप मनु ही हैं ना? जैसे एक छोटी सी घंटी टुन से बजी हो। मनु मेरे बचपन का नाम, जिसे शायद मैं खुद भूल गई थी। रवि हमेशा मनीषा ही कहते हैं, या फिर कभी कभी किसी रॉ या प्यार में मनी। बस कहते हैं ये मन्नू वन्नू एकदम गंवारों सा लगता है। जी हाँ। इस बारे में किसी तरह सारी धड़कनें समेट कर हंस दी और फिर जल्दी से पल्लू का छोर उंगलियों पर समेटने लगी हूँ। आगंतुक यानी कि तुम हंस दिए हो। आप मुझे अच्छे से पहचान नहीं पाई, शायद भूल गई होंगी। बस ये थोड़े से शब्द और अंदर कितना बड़ा बेबात का तूफान और बवंडर आया हुआ है। सब कुछ यहाँ वहाँ ऊपर नीचे बेतरतीब हो रहा है और मेरे अंदर की 35 साला सुदक्ष गृहिणी एक सनाके में आई सी सब कुछ देखे जा रही है। जी नहीं, पहचान तो रही हूँ। आप शायद केशी। हाँ, मेरे अंदर की समेटी हुई धड़कनें फिर बिखरने लगती हैं, बस एक जरा सी बहुत पुरानी पहचान की बात पर। और मैं उंगली पर इतना ढेर सारा पल्लू समेट डालती हूँ कि मेरी 35 साला गृहिणी मुझे फटकार उठती है। ओफो, केशी ही सही तो क्या हुआ? इस नाम को थोड़ा सा जान भर लेने को छोड़कर और वास्ता ही क्या है तुम्हारा इससे? कहाँ का कहाँ, सदियों पहले देखा हुआ आदमी, जिसे न कभी याद किया, न जिसके नाम को बिसूरा, आज दिख गया तो अल्हड़ किशोरी सी पल्लू समेटने लगी हो उंगलियों पर। ऐसे ऐसे तो हजारों नाम जोड़े जा सकते हैं ज़िंदगी के इतिहास में, पर जहाँ तक मुझे याद है यह जुड़ सकने या लिखा जा सकने वाला नाम तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने 35 साला गृहिणी के सामने हथियार डाल दिए हैं और उंगलियों में लपेटे पल्लू का छोर फर्र से खोल दिया है। गृहिणी फिर अपनी आदत के मुताबिक सीख देने लगी है। और फिर पता नहीं ये इतने साल बाद एकाएक क्यों आया है। ज़रूर कोई स्वार्थ, मकसद या कोई ना कोई काम होगा। रवि ने और मैंने इसका फ़ोन पाने के बाद आपस में मशवरा भी तो किया था कि बिना बात भला जाने कहाँ का रिश्ता जोड़कर कोई केशी ये जहमत क्यों उठाने लगा। ज़रूर रवि के ऊंचे ओहदे को फ़ायदा उठाकर कोई जानकारी, नौकरी, सिफारिश, प्रमोशन, कोई ना कोई बात तो होगी ही, वरना यूं ही बिना बात। कौशल वर्मा या केशी ही सही, क्यों बधारने लगे? सो बस यूं ही झटपट निपट लेना है, जैसे आए दिन आने वाले एरो गैरों से निपटती रहती हूँ। लेकिन आगंतुक यानी कि तुम कह रहे हो। तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हें देखा था। जी हाँ, मैं खिलखिलाई थी, क्योंकि अब तक अपने आप को काफ़ी कुछ संभाल चुकी थी। जाहिर है आप भी तब छोटे ही रहे होंगे। ज़रूर मतलब की बात पर आने की पहले भूमिका बांध रहा है। हाँ था तो, पर इतना नहीं कि सब कुछ भूल सकता। क्या? ये कह नहीं पाई थी। ये सिर्फ मेरे अंदर के प्रश्न की प्रतिध्वनि थी। ऊपर से हंसकर बड़ी सहजता से पूछा था, अच्छा क्यों नहीं भूले आप? बताऊं? सबसे पहले तुम्हारी पीले फूलों वाली फ्रॉक को। मेरी फ्रॉक? अवाक हतप्रभ हड़बड़ा उठी थी मैं। ये आगंतुक ये सब क्या कह रहा है? जैसे किसी अनाम सम्मोहन से आंखें ढप गई हों और जादुई करिश्मे से वो सफ़ेद पीले फूलों वाली फ्रॉक मेरे गले में सरकती आ पड़ी हो और मैं यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश करने लगी हूँ। मेरे अंदर से एक छोटी सी धड़कन छिटक पड़ी है। और पीला रिबन। हाँ, 2 कसी चोटियों में गुथा हुआ रिबन।
मैं उंगलियों में दबा पल्लू का छोर फिर से समेट कर भींच लेती हूँ और अनायास मेरी उंगलियाँ कानों के पास की दो लटें सहला उठती हैं, जैसे वहाँ अभी भी कसी कसी चोटियों का एहसास बाकी हो। मेरे होंठ हल्के से बिंधे हैं। मेरी गृहिणी परेशान सी हैरान सी देखती रह जाती है। मैं अधटूटे वाक्य में किसी तरह कह पाती हूँ, पता नहीं, हाँ थोड़ी थोड़ी याद है उस पीले फ्रॉक की और रिबन की, लेकिन मुझे पूरा याद है। तुम इस बार हंसे नहीं, जैसे कहीं बहुत गहरे में डूब गए मेरे देखते देखते। बहुत साल हो गए ना? किस बात के? वही सन्नू बुआ की शादी के? हाँ, तभी का देखा है आप, मतलब तुमको। हाँ, मैंने भी। जाहिर है, बिल्कुल। तुम हंस पड़े थे और मैं अपनी इस बेवकूफ़ी भरी उक्ति पर एकदम शर्मा गई थी। सच ही तो बात थी। भला जब तुमने देखा होगा तभी तो मैंने भी। फिर ये कहने की तुक ही क्या? ये भी कोई बात हुई इस वयस्क सी उम्र में अटपटा कर कहने की? मैंने भूल कर आंखें उठाई कि तुम्हारी आंखों में कितनी और कैसी हंसी है, लेकिन देखा तो तुम्हारी दृष्टि में सिर्फ ढेर सारे रेशमी पंख थे। मैं एक भी पंख न बटोर पाई। आंखें संकोच से झुक गई थीं। तुम फिर से उस पीले फूल वाली सदी के छोर पर पहुंच गए थे। उस शादी में तुम्हें याद है, एक शाम करीब आधे घंटे के लिए बिजली ही चली गई थी पूरे मोहल्ले की। हाँ हाँ, याद है। मौसा जी, फूफा जी सब लोग परेशान थे कि शादी की लगन इतनी तेज है कि गैस के हंडे तक नहीं मिल रहे थे। मोमबत्तियाँ जल गई तो तय हुआ कि अंधेरे में और कुछ तो हो नहीं सकता, चलो गाने की अंताक्षरी की जाए। हाँ हाँ, एक ग्रुप में सब आदमी लोग और लड़के और दूसरे में औरतें और लड़कियाँ। मैं उत्साहित थी। तुम्हारी वाली पार्टी एकदम बेकार थी। ज़्यादातर बिना बात शर्माने वाली और देर तक ना 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 करके तब पी पी कर गाने वाली लड़कियाँ थीं। लेकिन आपके ग्रुप में तो किसी को भी गाने का शऊर नहीं था। सब गलत और बेसुरा गाते थे, एकदम ऊट पटांग। उससे क्या, हम सब किसी अक्षर से गिरते ही फौरन गाते थे। तुम लोग देर लगाती थीं और हर बार पार्टी को हार से बचाने के लिए तुम ही गाती थीं। हाँ, क्या करती, मैंने उदासी और तुनक से एक साथ कहा। लेकिन कितने सारे गाने याद थे तुम्हें, बाप रे। इतनी छोटी थी तुम, फिर भी जब गाती थी तो हमारी तरफ के सब लोग सिर हिलाकर वाह वाही जताते थे। पता नहीं, मैं झेपी। क्या क्या गाती थी उन दिनों, जाने कहाँ कहाँ के गाने। मुझे याद है तुमने कौन कौन से गाने गाए थे उस दिन। मैंने देखा तुम, मेरे आगंतुक, फिर डूब रहे थे। मैंने तुम्हें चौहल से ऊपर खींचा, हंसकर बोली, वैसे तो मुझे भी याद है आप कैसे एक बार एक गाने के बीच के शब्द एकदम भूल कर शर्मा गए थे। सब लड़कियां हंसने लगी थीं। अंधेरे में खिलखिल करती एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगी थीं। बहराइच वाली मामी के छोटे भाई हैं, बीच में भूल गए गाना। मेरी तरफ भी सब फुसफुसाते थे, वही पीली फ्रॉक वाली है ना, अकेली झांसी की रानी सी लड़े जा रही है जीत के लिए, वरना इन सबको तो कभी का हरा दिया होता। ओह, आपको कितना कुछ याद है। हाँ, मुझे सब कुछ याद है, ये भी कि तुम्हारी पार्टी अंत में हार गई थी। धक। वो हार मेरे जहन में सचमुच आज तक मौजूद थी। ये मुझे आज ही पता चला था। जाने कैसे मैं भी सदी के उस छोर पर पहुंच गई थी। सिर झुकाकर उदास स्वर में मैंने स्वीकारा था, हाँ। और तुम आंगन के कोने वाले खंबे के पास जाकर चुपचाप खड़ी खड़ी रोई थी। नहीं नहीं तो। लेकिन मेरी आवाज़ खुलेआम काँप रही थी। मैं रुक रुक कर हार मानती सी बोली थी, लेकिन आपको कैसे मालूम। कैसी अजीब सी बात है ना, जबकि खुद तुम्हें छोड़कर अभी तक किसी को नहीं मालूम ना कि आज से 22 साल पहले तुम घुप अंधेरी रात आंगन के कोने वाले खंबे से टिकी रो रही थीं, निःशब्द, एक जरा सी अंताक्षरी हार जाने पर। लेकिन आपने कैसे जाना, चारों तरफ तो अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में उस खंबे के पास से हाथ में मोमबत्ती लिए गुजरा था, जानबूझकर। आह, कैसी बेसब्र हुई जा रही हूँ मैं, ये नहीं बताऊँगा। और तुम्हारी आवाज़ मोमबत्ती की लौ सी ही काँपी थी। क्या हो गया था मेरे मन को, कितनी कितनी उतावली हो रही थी मैं, लेकिन क्यों पता नहीं। शायद उस समय खुद मुझे भी नहीं मालूम था कि क्यों, जब तुम अंधेरे में खंबे के पास खड़ी रो रही थी, मैं तुम्हारे पास जाना चाहता था। असल में बड़े भैया ने ताश मांगा था तो सबसे पहले मैं ही झटपट उठ गया था। लेकिन वो मेरे रोने वाली बात, मेरी उतावली और सिहरती चली जा रही थी। यूं ही
जाने क्यों मुझे पहले ही से बुरा लग रहा था। मैं सोच रहा था कहीं तुम रो ना दो। असल में मैं तुम्हें दिलासा देना चाहता था। सच बहुत बुरी लग रही थी तुम्हारी हार। बहुत बहुत ममता आ रही थी तुम्हारे रोने पर। मैंने हैरान आंखें उठाई थीं। इस बार तुम्हारी आंखों में पंख नहीं थे, लेकिन इतनी साफ झलझली गहराई थी कि मुझे लगा कोई भी डोंगी लेकर इस गहराई में न तिर पाऊंगी। सो किनारे से ही घबरा कर लौट पड़ी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ये आगंतुक मोमबत्ती लिए मुझे मेरी ही किन किन अंधेरी गुफाओं में घुमाता फिर रहा है। किस अधिकार से, किस अनुमति पत्र के सहारे? इसकी भूमिका ज़रूरत से ज़्यादा लंबी नहीं होती जा रही थी। आखिर ये चाहता क्या है? वो सब बाद में पूछ लेना। अभी जो बातें चल रही हैं ऐसे ही चलने दो ना। बीजी पैसे रत्ती थी। गेहूं साफ कर पिसाने को ले जा रही थी। मैं पैसों के साथ साथ उसे हिदायतें देने लगी थी। तुम आटे चावल के टीन ठीक से बंद नहीं करती रत्ती, चूहे आने लगेंगे। कसकर बंद करके ऊपर से बल्कि कोई भारी बाट या कुछ रख दिया करो। उस शादी में भी एक बार तुम शायद आटे चावल वाली कोठरी में कुछ लेने गई थी कि उई जोर की चीख सुनाई पड़ी थी। सब लोग भाग कर आए तो तुम बदहवास पत्ते सी सन्नो बुआ से चिपकी कांपती रोती जा रही थीं। तमाम लोग तुम्हें थपथपाते पुचकारते जा रहे थे। पता चला तुम्हारा पैर एक बड़े से चूहे पे पड़ गया था। तुम हंसे थे। फिर मेरी आंखों में सीधे देखते हुए तुमने पूछा था, तुम्हें याद है? थोड़ा थोड़ा सा, मैंने झेंपते हुए कहा। लेकिन नहीं, मैं झूठ बोली थी। मुझे वो बात पूरी वैसी की वैसी याद है। ये भी कि किसी के कहने पर तुम ही दौड़कर मेरा रोता मुंह धुलाने के लिए गिलास में पानी लाए थे। मैंने ये बात एक बार रवि और बच्चों से भी बताई थी, पर बच्चों या रवि किसी के सामने भी पीले फ्रॉक और पीले रिबन वाली पत्नी या माँ की तस्वीर नहीं आ पाती थी। मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया था। वे फ्रॉक पहने चोटी किए मुझे 12 साल की कल्पना ही नहीं कर पाए थे। सचमुच तब कहाँ मालूम था कि 22 साल पहले की पीले फूलों वाली फ्रॉक वाली मैं तुम्हारी ज़िंदगी के किसी कॉलम में संवार कर सुरक्षित रखी हुई हूँ। ये ज़िंदगी भी अजीब कौतुक भरी है। जितने लोग उतने ही खानों में बटी। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा किस खाने में बट गया। मुझे ये भी याद है कि खंबे से टिकी रोती हुई मैं सोच रही थी कि कोई देखता क्यों नहीं कि मैं इस घुप अंधेरे में अकेले रो रही हूँ। वो कोई कौन हो सकता है? इसका एहसास नहीं था तब तक, सिर्फ एक अधूरा सा एहसास। मुझे ये भी याद है कि तुम उस अंधेरे में खंबे के पास से जलती मोमबत्ती लिए गुजरे थे। तुम एक शर्मीले से किशोर, और मैंने सोचा था कि काश तुम ही मुझे देख लेते, पर मैंने यही समझा था कि तुम अनजाने गुजर गए और तुमने कुछ नहीं देखा। लेकिन तुमने ये सब देखा, समझा और संवार कर अपने पास रख भी लिया। मुझे ये भी याद है कि मैंने ही गीत गाते हुए क्षणांश को सोचा था, तुम्हें भी मेरा गाना अच्छा लगा होगा क्या? मुझे ये भी याद है कि खंबे से टिक कर रोते हुए मैंने सोचा था, तुम देखते तो तुम्हें ममता आती क्या मुझ पर? मुझे ये भी याद है कि और ये भी याद है और ये भी नहीं, मुझे कुछ नहीं याद है। रवि जी कब तक आते हैं? मैं एकदम चौंक जाती हूँ। रवि? हाँ आते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अब मेरा मतलब टाइम हो गया है। क्या सोचने लगी? मैं कुछ नहीं। हाँ यही कि इतनी देर हो गई, आपको चाय और कॉफ़ी के लिए तो पूछा ही नहीं। मैं संयत हो उठने लगी थी कि तुमने हंसकर कहा था। सच सच कहूँ तो मुझे भी याद नहीं था कि तुम अब इतनी बड़ी हो चुकी हो कि बाकायदे चाय कॉफ़ी के लिए मुझे पूछोगी। मैं खुद 22 साल पीछे था। मैं अभी भी तुम्हारे इस गृहिणी रूप के साथ वैसा तादाद में नहीं कर पाता हूँ। मेरी नज़र में तुम वही। ओफ, ये 22 साल मुझे एकदम बेतरतीब करता चला जा रहा है। एकदम सब कुछ गड्ढमड उलझ सा गया है। लेकिन तभी फ़ोन की घंटी बजती है और सब कुछ संभल जाता है। फ़ोन रवि का है। आगंतुक के बारे में पूछकर कहते हैं, सुनो ज़रा कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा है, मैं देर से आऊँ तो कोई हर्ज? तुम ही चलता कर सकोगी उसे? बहुत ज़रूरी है, रुकना प्लीज़। उसे मैं? हाँ ठीक है, थैंक्स। और हाँ, बिंदु का बुखार कैसा है? बुखार? हाँ पता नहीं, अभी इधर टेम्परेचर नहीं ले पाई, कम लगता है। ओके। रवि ने आश्वस्त भाव से रिसीवर रख दिया है। रवि जी का फ़ोन था? हाँ। आ रहे हैं क्या? नहीं, कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा है, आपसे क्षमा मांगी है। ओ, पर आ गए होते तो अच्छा था, मन था उनसे मिलने का।
मैंने कौतूहल भरी दृष्टि उठाई है। सुना है बहुत अच्छे नेचर के हैं। कैसे मालूम? मैं हंसी। यूं ही कहीं कहीं बातों के बीच किसी ने बताया था। मुझे एकदम से याद आया, और आप? शादी तो काफ़ी पहले ही हो गई थी ना? पत्नी, बच्चे? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम हंसे थे, मुक्त हंसी। एक अदद पत्नी निरुपमा नीरू और 2 बच्चे मधु और छवि। बस इसके बाद फिर एक असहज सी चुप्पी। और क्या, कैसे पूछूं? काफ़ी देर हो गई है, चलता हूँ अब, है ना? फिर से वही आधी बवंडर, ऊपर नीचे डावाडोल, किसी तरह संयत हो पूछती हूँ। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि आप आए कैसे थे, मतलब किसी काम से? तुमने एक बेहद निष्पाप दृष्टि मुझ पर डाली थी। एक क्षण को वो दृष्टि झील की तरह थमी थी मेरे चेहरे पर। क्या तुम सच सच अब भी जानना चाहती हो? और बस एक अच्छा तो कहकर तुम तेजी से दरवाजे के बाहर हो गए थे। मैं दरवाजे को कसकर पकड़े स्तंभित अपलक देख रही हूँ। तुम जा रहे हो 22 साल पहले के एक अल्हड़ अतीत को मंत्र बल से पुनर्जीवित कर, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर तुम जा रहे हो। तुम्हें अब शायद कभी ना देख सकूं, लेकिन आश्वस्त हूँ कि तुमने मुझे पीले फूलों वाली एक फ्रॉक में जीवन भर के लिए सहेज कर रख लिया है। कहना चाहती हूँ कि लो, ये मेरी ज़िंदगी के इतने घंटे, इतने मिनट लंबा और इतने मिनट चौड़ा टुकड़ा तुम्हारे नाम। ये टुकड़ा मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। ये सिर्फ मेरा अपना और तुम्हारा है, इसमें और किसी की साझेदारी नहीं। अजीब सा लगता है ना, लेकिन ये सच है। ये भी कि एक रेशमी झिलमिली यवनिका धीरे धीरे अदृश्य होती जा रही है। देहरी पर खड़ी इस गृहिणी ने अपनी मुट्ठियों में पल्लू का छोर ही नहीं, एक सदी का छोर भींच रखा है। हाँ, सच है ये भी। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत सी कहानी, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर सूर्य बालाजी, और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी, एक खुशबू की तरह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।